हेलो दोस्तों, जोश मेंटर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, यूकेपीएससी लेक्चरार के जो पेपर हुए थे उसमें से हिस्ट्री के पेपर पर हम अपने चैनल के माध्यम से आंसर की प्रोवाइड करवा रहे थे। तो जैसा आपने देखा होगा कि हम अब तक 2 वीडियो इसमें ला चुके हैं। पहली वीडियो जो है उसमें हमने 1 से 50 क्वेश्चन नंबर तक लिए हैं क्वेश्चन। दूसरे वाले में हमने 51 से लेके और 100 क्वेश्चन लिए हैं। तीसरे में हमने 101वें से लेके शुरू करके और 150 क्वेश्चन नंबर तक स्टार्ट किया है। और चौथी वीडियो जो आएगी उसमें 151 से और 200 तक आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। और इसके बाद आप अपने पूरा पेपर में ये लगा सकेंगे कि आपके कितने आंसर आ रहे हैं। तो दोस्तों, आज का पेपर शुरू करने से पहले मैं आपसे एक इम्पॉर्टेंट बात करना चाहता हूं दोस्तों। जैसे कि आप देख रहे होंगे, हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं और आपको पूरे व्याख्या के साथ यहाँ पर आंसर की अवेलेबल करवा रहे हैं। साथ ही ये भी कह रहे हैं कि अगर आपको किसी क्वेश्चन पे डाउट है तो आप हमें भेजिए, हम आपको उसका स्रोत देंगे। तो दोस्तों, आप जान रहे होंगे कि इन सब के पीछे काफ़ी मेहनत लगती है और काफ़ी अपना टाइम लगता है। तो दोस्तों, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि यही आप इसको अप्रिशिएट करेंगे, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, आप किसी और से, अपने दोस्तों से इसको शेयर करेंगे ताकि हमें अप्रिशिएशन मिल सके और हमें अपने काम के लिए शाबाशी आपके द्वारा मिल सके। और इसके अलावा दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि इस कुछ दिनों के बाद मैं इसी चैनल पर एनसीईआरटी सीरीज़ और इसके साथ साथ हिस्ट्री के लिए कुछ कॉन्सेप्ट वीडियो लाने वाला हूं। और वो जो वीडियोस होंगी वो स्टार्टिंग से होंगी, जैसे कि सबसे पहले हम अपना प्राचीन इतिहास शुरू करेंगे, उसके बाद मध्यकालीन और उसके बाद आधुनिक क्लास शुरू करेंगे। तो दोस्तों, वो एक बिल्कुल क्लास की सीरीज़ होगी जो आपके यूपीएससी के साथ साथ जेआरएफ में या उसके अलावा टीजीटी पीजीटी में, इसके अलावा अगर आप सीटेट भर रहे हैं या किसी भी ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हैं या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो हिस्ट्री का जितना भी पोर्शन किसी भी पेपर में आता है, मुझे उम्मीद है कि ये सारा इन वीडियो से कवर हो जाएगा। तो दोस्तों, उन इम्पॉर्टेंट वीडियो को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहें और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करिए इसके बारे में। तो दोस्तों, आज का पेपर शुरू करते हैं। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आज का है, भारत में पहला ईसाई मिशन कहाँ स्थापित हुआ था। तो इसमें थोड़ा सा डाउट दोस्तों ये था कि ईसाई मिशन का मतलब यहाँ पर क्लियर नहीं हो सका, क्योंकि ईसाई पहली बार आए थे पुर्तगालियों के समय में 15वीं शताब्दी में। वैसे ईसाई तो सबसे पहले भारत में जो था वो सेंट थॉमस था, जो कि गोंडो फर्नांडीज के टाइम पे आया था। लेकिन अगर हम 1500 के आसपास की बात करें तो यहाँ पर गोवा में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे और उसके बाद यहाँ पर डच आए थे। तो यहाँ पर जो ये सेरामपुर है ये डेनिसों की बस्ती है और यहाँ पर जो क्राइकाल है ये डचों की बस्ती है। तो दोस्तों, मुझे लग रहा है कि इन दोनों में से ही किसी एक में ऐसा रहा होगा। देखते हैं कि इसका आंसर आयोग क्या डालता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 102 पे चलते हैं। निम्नलिखित कृषक आंदोलनों में कौन काल क्रमानुसार अंतिम था। तो इसमें आप सीधे सीधे देखेंगे कि ये तेभागा जो आंदोलन था ये 1945-46 में हुआ था, आंध्र प्रदेश के एरिया में हुआ था। जबकि अन्य जो आंदोलन है जैसे बारदोली हो गया या चंपारण और खेड़ा हो गया, ये पहले के आंदोलन है। ये खासकर गांधी जी से रिलेटेड है। जब गांधी जी भारत में आए थे तो वे पहले पहले चंपारण और खेड़ा में ही उन्होंने अपना सत्याग्रह वगैरह यूज किया था। क्वेश्चन नंबर 103 है, भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद सर्वप्रथम किसने किया। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी चार्ल्स विल्किंस। क्वेश्चन नंबर 104 पे चलते हैं। राष्ट्रवादी गीत वंदे मातरम किस बांग्ला उपन्यास में निहित है। तो ये जो वंदे मातरम है ये बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है, जो कि है आनंद मठ में। तो आनंद मठ में वंदे मातरम है और इसके साथ ही आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह, जो कि एक काफ़ी फेमस विद्रोह था बंगाल का, उसकी चर्चा भी आनंद मठ में ही है। क्वेश्चन नंबर 105 है। इसमें दोस्तों ये बताना है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। दरअसल इसमें कुछ अखबार और उनके सामने उनके जिसने ये अखबार निकाला था उसके हमें बताना था कि ये किससे रिलेटेड है। तो इसमें से एक युग्म ऐसा है जो सुमेलित नहीं है, यानी जो अखबार लिखा हुआ है उसके सामने उसके व्यक्ति का नाम नहीं लिखा हुआ है। तो ऑप्शन ए हल हिलाल यानी मौलाना आज़ाद से रिलेटेड है, नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू से, मराठा गोपाल कृष्ण गोखले और डी संवाद
कौमुदी जो है वो राजा राम मोहन राय से। तो इसमें जो सुमेलित नहीं है वो है यहाँ पर मराठा, और ये मराठा जो अखबार था वो बाल गंगाधर तिलक ने निकाला था। हम इसको लिखते हैं तिलक। तो तिलक ने 2 अखबार निकाले थे, एक था मराठा और दूसरा था केसरी। और दोस्तों मैं ये भी बता दूं कि ये जो मराठा अखबार था ये इंग्लिश लैंग्वेज में था। तो इंग्लिश में था मराठा और केसरी था मराठी में। तो ये बाल गंगाधर तिलक के अखबार थे। तो इसका मतलब जो 105 का सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी। 106 क्वेश्चन पे चलते हैं। दास प्रथा का उन्मूलन निम्नलिखित किस भारतीय अधिनियम द्वारा हुआ? तो जो दास प्रथा का उन्मूलन था वो 1833 के एक्ट द्वारा खत्म हुआ था। उस समय जॉर्ज एलनबरो यहाँ पर जो गवर्नर थे, सॉरी वायसराय थे। तो ये 1833 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 107 है, प्रार्थना समाज के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो सही आंसर होगा सीधे सीधे ऑप्शन ए होगा, आत्माराम पांडुरंग इसके संस्थापक अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 108 है, जार निकोलस द्वितीय का सलाहकार बनने वाला रूसी रहस्यवादी कौन था? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर था वो था ऑप्शन बी, यानी ग्रॉगरी रस्पुटिन। वहाँ पर जो व्यक्ति था वो जॉर्ज निकोलस द्वितीय की पत्नी का, मतलब इसकी जो पत्नी थी वो इससे रस्पुटिन से काफ़ी प्रभावित थी, जिसकी वजह से रस्पुटिन सत्ता में प्रभावी होने लगा था और उसका सलाहकार बन बैठा था। क्वेश्चन नंबर 109 पे चलते हैं। किसने भारत भ्रमण के दौरान स्वतंत्रता के प्रति भारत की आकांक्षाओं पर सहानुभूति व्यक्त की? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नहीं दे पाया, इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट था। अगर आपको इसका सही आंसर पता हो तो हमें कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 110 है, निम्नलिखित में से कौन कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र कांड से संबंधित नहीं था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा डाउट ये था कि ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में थोड़ा सा इसमें डाउट मुझे हो रहा है, लेकिन अगर इसमें फिर भी हम ये करेंगे तो 70% श्योरिटी मुझे एसबी घाटे के साथ होगी। क्वेश्चन नंबर 111 था, निम्नलिखित में से किसने 1773 में फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया था? तो इसका जो दोस्तों सही ऑप्शन था वो था ऑप्शन सी, यानी जॉन के। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 112वां क्वेश्चन है, टेनिस कोर्ट की शपथ की घटना किससे संबंधित थी? तो टेनिस कोर्ट की जो शपथ है वो फ्रांसीसी क्रांति का एक पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हुआ ये था कि जब लुई 16वें ने स्टेट जनरल की बैठक बुलाई थी तो जो सेकंड और थर्ड लेवल के लोग थे, मतलब यहाँ पर जो फ्रांस का समाज था वो 3 लेवल में विभाजित था। तो द्वितीय तृतीय लेवल के लोग जो थे वो पास में ही असहमत होकर पास में ही जो टेनिस कोर्ट था वहाँ पर चले गए थे और वहाँ पर उन्होंने सभा की थी। तो इसका सीधा सीधा आंसर था ऑप्शन बी, यानी फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है टेनिस कोर्ट की शपथ। क्वेश्चन नंबर 113वां जो है, संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में 4 बार निर्वाचित होने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो इसका जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन सी, यानी फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। दोस्तों आपको जो वर्ल्ड हिस्ट्री का पोर्शन था उसमें फ्रांसीसी क्रांति और यूएसए से बहुत सारे क्वेश्चन थे। अभी आपको आगे देखने को मिलेंगे कि कितने सारे क्वेश्चन इन टॉपिक से हैं। क्वेश्चन नंबर 114 है, प्रसा एक राज्य नहीं था जिसके पास सेना थी, वरन एक ऐसी सेना थी जिसके पास एक राज्य था, यह किसका कथन है? तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन है जिसमें हमको डाउट था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चीन की कॉमिंतांग दल का कौन सा सिद्धांत नहीं था? तो जो ये चीन की कॉमिंतांग दल है ये सुन यात सेन ने बनाया था, या सुन यात सेन इससे रिलेटेड थे। यहाँ पर दोस्तों जो सीधा सीधा यहाँ पर पहला ऑप्शन है धर्मनिरपेक्षता, बी है राष्ट्रीयता, सी है लोकतंत्र और डी है आर्थिक उन्नति। तो इसमें राष्ट्रीयता उनका बिल्कुल सिद्धांत था, इसके अलावा आर्थिक उन्नति भी उनका सिद्धांत रहा होगा, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन ए और सी में थोड़ा सा डाउट होता है, तो इसलिए इसको हम अभी इस पर कोई ऑप्शन नहीं दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने द डिवाइन कॉमेडी पुस्तक की रचना की? तो यहाँ पर एक किताब है द डिवाइन कॉमेडी, हमें उसके राइटर का नाम बताना है। तो इसमें जो सही आंसर था वो था ऑप्शन सी, यानी दांते की ये बुक है। क्वेश्चन नंबर 117 है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? तो इसका जो सही ऑप्शन था दोस्तों वो था ऑप्शन बी, यानी जेम्स हारग्रीव्स ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 118 था, वेस्टफेलिया की संधि ने निम्न किस युद्ध को खत्म किया? तो हमें यह बताना है कि किस युद्ध के लास्ट में वेस्टफेलिया की संधि हुई थी। ऑप्शन ए 100 वर्षीय युद्ध, बी 30 वर्षीय, सी 7 वर्षीय और डी प्रथम विश्व युद्ध। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, यानी 30 वर्षीय युद्ध के बाद वेस्टफेलिया की संधि हुई थी। 119वां क्वेश्चन है, रिशलू निम्न में से किस देश का प्रधानमंत्री था? ऑप्शन ए इंग्लैंड, बी फ्रांस रूस, सी ऑस्ट्रिया और डी फ्रांस। तो रिशलू जो था वो फ्रांस का प्रधानमंत्री था और स्पेशली इसमें भी लुई 13वें का ये प्रधानमंत्री हुआ करता था।
क्वेश्चन नंबर 120 है, निम्नलिखित में से कौन इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं था? तो इटली का एकीकरण काफ़ी इंपॉर्टेंट घटना है। गैरीबाल्डी उससे रिलेटेड था, मेजनी उससे रिलेटेड था, कैबूर उससे रिलेटेड था, तो सीधे सीधे ऑप्शन ए जो है वो उससे रिलेटेड नहीं था, तो यही सही आंसर हमारा हो जाएगा। कुस्तुनतुनिया का पतन कब और किसके द्वारा हुआ? तो दोस्तों कुस्तुनतुनिया का पतन एक इंपॉर्टेंट घटना थी पूरे यूरोपीय इतिहास में। यहाँ से ही यूरोप का पुनर्जागरण स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर एक कॉमन सेंस वाली बात ये थी दोस्तों कि कुस्तुनतुनिया का पतन एक मुस्लिम शासक ने किया था। हमें ये बात पता होनी चाहिए कि कुस्तुनतुनिया सबसे पहले एक रोमन साम्राज्य था, उसका पार्ट हुआ करता था। यहाँ पर मुस्लिम शासकों ने अटैक किया और इसके पूर्वी हिस्से पर अपना कब्जा कर लिया। तो जो पूर्वी हिस्सा था वो मुस्लिम का था और ये जो पश्चिमी हिस्सा था यहाँ पर यूरोपीय रहा करते थे। तो यही कुस्तुनतुनिया का पतन की घटना हुई थी। और इसमें कॉमन सेंस वाली बात ये थी कि यहाँ पर सीधे सीधे एक मुस्लिम शासक का नाम था, तो यही इसका सही ऑप्शन हो जाना चाहिए था। तो ऑप्शन बी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 122 पे चलते हैं। नियंडरथल मानव की सबसे पहली हड्डियां नियंडर नदी घाटी में मिली हैं और यह किस देश में है? तो ये क्वेश्चन हम एंशियंट हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। नियंडर मानव, जब हम मानव का उद्भव पढ़ते हैं, जैसे कि सबसे पहले कौन सा मानव आया था? ऑस्ट्रेलोपिथेकस आया था, उसके बाद होमो हैबिलस आया था, उसके बाद होमो इरेक्टस आया था, उसके बाद नियंडरथल आया था, उसके बाद क्रोमैग्नन और लास्ट में होपो सैपियंस आया था। तो नियंडरथल मानव जो था वो काफ़ी प्रज्ञ मानव था, यानी इसने काफ़ी उन्नति कर ली थी। ये चित्र बनाता था और ये भी मानता था कि जब व्यक्ति मरता है तो वो दोबारा जीवित हो सकता था, यानी आत्मा की अमरता पर ये विश्वास करता था। तो नियंडरथल जो था उसकी हड्डियां सबसे पहले नियंडर नदी घाटी से मिली है, और जो कि नियंडर नदी घाटी है जर्मनी में। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 123 पर चलते हैं। इन प्रेज ऑफ फॉली पुस्तक की रचना किसने की? तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन था वो था ऑप्शन ए, यानी इरेस्मस ने इसकी रचना की थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 124 पुनः फ्रांसीसी क्रांति से रिलेटेड है। 1789 में स्टेट जनरल का अधिवेशन कहाँ बुलाया गया था? तो स्टेट जनरल का अधिवेशन लुई सोलवे ने बुलाया था। तो यहाँ पर उसने जहाँ पर बुलाया था वो था वर्साय। तो वर्साय उसका महल हुआ करता था। तो ऑप्शन ए सही है, वर्साय में उसने स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई थी। क्वेश्चन नंबर 125 है। मॉन्टेस्क्यू की प्रसिद्ध बुक का नाम क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर जो उसकी बुक है वो है बी, यानी द स्पिरिट ऑफ लॉज उसकी बुक है, जो कि आई थी 1748 में। काफ़ी फेमस बुक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लुई 16 के शासनकाल में फ्रांस का सबसे अधिक लोकप्रिय वित्त मंत्री कौन था? तो दोस्तों यहाँ पर जो है ये सारे उसके वित्त मंत्री थे, इसमें से सबसे फेमस जो था वो था ये तुर्गो। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 127 पर चलते हैं। निम्न में से किसने कहा कि मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न हुआ और वह सर्वत्र श्रृंखलाओं में जकड़ा हुआ है? तो इसका सही आंसर जो है वो है सी, यानी रूसो। रूसो ही प्रकृतिवाद का यहाँ पर जनक माना जाता है, जिसने प्रकृतिवाद दिया था। क्वेश्चन नंबर 128 पे चलते हैं। प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज हो सकता था कि जैसे अगर वो तात्कालिक कारण पूछ रहा है तो इसमें राष्ट्रीयता की भावना बिल्कुल नहीं आएगा। यहाँ पर जो सही ऑप्शन इसका था वो था ऑप्शन बी, आर्कड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या ही उसका तात्कालिक कारण था। ये दोस्तों ऑस्ट्रिया के थे, एक युवराज थे। जब ये सर्बिया गए तो वहाँ पर इनकी हत्या हो गई, जिसके बाद ऑस्ट्रिया में दंगा फैल गया और युद्ध वाली घटना शुरू हो गई। क्वेश्चन नंबर 130 है। चर्चिल का फुलटन भाषण प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर यह बताना है कि किस लिए चर्चिल का फुलटन भाषण प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए नव शीत युद्ध, बी शांति बनाए रखने के लिए, सी शीत युद्ध के लिए और डी शीत युद्ध का अंत। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी शीत युद्ध। क्वेश्चन नंबर 131 है। मित्र राष्ट्रों ने अटलांटिक चार्टर कब जारी किया? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए, यानी 1941 में अटलांटिक चार्टर जो था वो जारी हुआ था। क्वेश्चन नंबर 132 है। रूस के किस शहर में 1917 की फरवरी क्रांति घटित हुई थी? तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, यानी पेट्रोग्राड में ये फरवरी क्रांति शुरू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 133 है। निम्नलिखित में से किस दार्शनिक ने फ्रांस की क्रांति के समय एक व्यक्ति एक मत का लोकतांत्रिक सिद्धांत सामने रखा था? दोस्तों इस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा डाउट था, इसलिए इसके किसी भी ऑप्शन पे हम बात नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 134 पे चलते हैं। ऐतिहासिक भौतिकवाद सबसे पहले किसने व्याख्या की थी? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 135 पे चलते हैं। ये फिर से अमेरिका का क्वेश्चन है। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट अमेरिका के राष्ट्रपति प्रथम बार निर्वाचित हुए थे। तो ये फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो थे वो 4 बार अमेरिका के राष्ट्रपति थे और चौथे कार्यकाल में इनकी डेथ हो गई थी। तो ये सबसे पहली बार कब राष्ट्रपति बने थे हमें ये बताना है, जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी 1933 में ये पहली बार राष्ट्रपति बने।
क्वेश्चन नंबर 36 है, कौन कहा करता था राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी ही राज्य है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में भी हमें थोड़ा सा डाउट था। यदि आपको इसका सही आंसर पता हो तो हमें प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 137 है, इसमें कुछ पेंटिंग्स दी हुई है और सामने इनके पेंटर हैं। तो हमें ये बताना है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यानी यहाँ पर पेंटिंग का नाम तो सही है लेकिन सामने पेंटर का नाम सही नहीं है। तो इसमें ऑप्शन ए मोनालिसा विंची की है, सही है। बर्थ ऑफ वीनस सैंड्रो बाटिलेचेली की है, ये भी सही है। सी द लास्ट सफर माइकल एंजेलो की नहीं है दोस्तों, ये भी विंची की ही है। तो द लास्ट सफर जो पेंटिंग है वो भी विंची की है, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 138वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने प्रशांत महासागर की खोज की। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा डाउट था, लेकिन फिर भी इस पर बात करते हैं। ऑप्शन ए जो है वो है बाल्बोआ, बी है काब्राल, सी है कॉटेज और डी है मैगलन। तो दोस्तों यहाँ पर जो सही ऑप्शन, यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले मैगलन के बारे में। मैगलन जो था उसने 1519 में प्रशांत महासागर की यात्रा की थी और इसने प्रशांत महासागर को नाम दिया था। तो मैगलन ने प्रशांत महासागर को नाम दिया था, जबकि बाल्बोआ 1513 में, यानी इससे पहले प्रशांत महासागर की यात्रा कर चुका था। तो अतः इसको हम मान सकते हैं कि खोज भी इसी ने की होगी। लेकिन देखते हैं कि आयोग इसका क्या आंसर डालता है, क्योंकि कहीं कहीं इसका आंसर मैगलन भी मिलता है और कहीं इसका आंसर बाल्बोआ भी मिलता है। क्वेश्चन नंबर 139 है, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश कृषि क्रांति से संबंधित था। तो दोस्तों इसका भी हमें कोई आंसर नहीं मिल पाया है। अगर आपको इसका आंसर पता हो तो प्लीज़ हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 140 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे कुछ नेता दिए हुए हैं, सामने उनकी कंट्री लिखी हुई है। तो हमें ये बताना है कि कौन सा जो नेता है अमुक कंट्री से बिलोंग नहीं करता है, यानी वो सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन ए गैरिबाल्डी इटली, बी फ्रांसिस डीक स्पेन, सी लुई कोसुत हंगरी और डी मेहमत अली तुर्की। तो इसमें जो सही ऑप्शन था, यानी जो फ्रांसिस डीक है ये स्पेन से रिलेटेड नहीं था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 141 फिर से अमेरिका का क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील का प्रतिपादन किया था। तो दोस्तों इसका भी आंसर होना था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। क्वेश्चन नंबर 142 है, सैन स्टेफानो की संधि किस यूरोपीय समस्या से संबंधित थी। तो हमें यह बताना है कि जो सैन स्टेफानो की संधि है किस युद्ध में हुई थी। 1878। ये गौर कीजिएगा कि 1878 इसका सन है। यहाँ पर भी थोड़ा सा कॉमन सेंस का बात बन जाती थी, क्योंकि देखिए प्रथम विश्व युद्ध इससे बिल्कुल रिलेटेड नहीं हो सकता है, बोअर युद्ध इससे बिल्कुल रिलेटेड नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों इसके बाद के हैं। तो ऑप्शन बचता है ए और सी। तो मोरक्को संकट और पूर्वी समस्या इसका ऑप्शन बचता है, जिसमें से पूर्वी समस्या इसका सही आंसर था। तो दोस्तों ये जो पूर्वी समस्या है ये रूस और तुर्की के बीच हुई थी। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 143वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ए वर्साई की संधि, बी सेंट जर्मेन की संधि, सी नुइली की संधि और जो डी है वो सेवरस की संधि थी। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो रखा है, सेवरस की ये संधि थी। तो दोस्तों सेवरस की संधि हंगरी से नहीं हुई थी, बल्कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद मित्र राष्ट्रों और तुर्की के बीच ये संधि हुई थी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन था वो था ऑप्शन डी, यहाँ पर हमारा सही था। क्वेश्चन नंबर 144 पे चलते हैं, हिटलर का जन्म किस देश में हुआ था। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ पर हिटलर का जन्म दोस्तों ये गौर कीजिएगा ऑस्ट्रिया में हुआ था, ना कि जर्मनी में। हिटलर की एक आत्मकथा भी है, मेन कैंप या मेरा संघर्ष उसका नाम है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 145, फ्रांस में 1830 की क्रांति किसके शासन में हुई थी। तो जैसे हम जानते हैं कि फ्रांस में कई सारी क्रांतियां हुई थी, ये दूसरी क्रांति वहां पर थी दोस्तों। तो 1830 की जो क्रांति थी उस समय फ्रांस के राजा के बारे में बताना है कि कौन सा यहाँ पर राजा था। ऑप्शन ए नेपोलियन तृतीय, बी चार्ल्स दसम, सी लुई 18वां और डी लुई फिलिप। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, यानी चार्ल्स दसम उस समय फ्रांस का राजा था। क्वेश्चन नंबर 146 है, यहाँ पर एक पेंटिंग दी है द लास्ट जजमेंट और इसमें हमें चित्रकार का नाम बताना है कि किससे रिलेटेड है। तो दोस्तों अगर आप इसे देखेंगे तो ये काफ़ी खूबसूरत पेंटिंग है। इसमें ईसा मसीह स्वर्ग से आते हुए दिखाई देते हैं। तो इसमें जो इसके पेंटर हैं वो है माइकल एंजेलो। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी माइकल एंजेलो इसके पेंटर हैं। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 147वां क्वेश्चन, पुनर्जागरण काल का सबसे प्रथम मानववादी किसे कहा जाता है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर था वो था ऑप्शन ए, यानी फ्रांसिस्को पेटार्क सबसे पहले मानववादी जाने जाते हैं। इसके बाद
चलते हैं 18वें क्वेश्चन की ओर। हिटलर से ये रिलेटेड है। हिटलर की आत्मकथा मेरा संघर्ष कब प्रकाशित हुई थी? तो अभी यहाँ पर हिटलर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। दोस्तों ये जो मेरा संघर्ष यानी मेन कैंप है ये 1924 में लिखी गई थी, जबकि इसका जो प्रकाशन हुआ था वो 1925 में हुआ था। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 149 है। निम्नलिखित में से किसने कहा कि राज्य के अंदर सब कुछ है, राज्य के बाहर कुछ नहीं तथा राज्य के विरुद्ध भी कुछ नहीं है? तो इसका जो सही आंसर था वो था ऑप्शन ए यानी मुसोलिनी इसका सही आंसर था। निम्न में से किसने यूटोपिया की रचना की? 150वां क्वेश्चन है। यूटोपिया दरअसल एक कल्पनाशील राज्य होता था। कल्पनाशील राज्य का अर्थ है कि एक काल्पनिक राज्य है जहाँ पर कोई भी गम नहीं है, सब कुछ शांति और सब कुछ अच्छे तरीके से चल रहा है। तो यूटोपिया की जो रचना की थी वो की थी ऑप्शन सी यानी थॉमस मूर ने। और ये दोस्तों ये बुक जो है ये 1516 में रचित थी। दोस्तों आज के क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होते हैं। अगला पार्ट हम कोशिश करेंगे जल्द ही होगा, वो लास्ट पार्ट होगा यानी फोर्थ पार्ट होगा, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 151 से 200 तक आपके सामने रखेंगे। तो दोस्तों फिलहाल मुझे बताइए कि अब तक जो हमने 150 क्वेश्चन यहाँ पर कराए हैं इनमें से आपके कितने नंबर आ रहे हैं, और हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।